वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टीचर्स। जैसा कि सभी जानते हैं, हम कल आपका यूपी बोर्ड का हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, तो पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पैनिक होना छोड़ दो, ये 100 एमसीक्यूज़ ही तुम्हारे फाइनल रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, इसमें मैंने रिपीटेड पैटर्न वाले सवाल लिए हैं, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। आप फ्यूचर टीचर्स पर फोकस करो, ये लास्ट चांस है, जीत तुम्हारी पक्की है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न आपके कुछ इस तरह से आएंगे। इस तरह से पहला क्वेश्चन होगा आपका कि निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर ओएमआर उत्तर पत्रांक पर चिन्हित कीजिए। ठीक है, आपने हिंदी का पेपर दिया है, उसमें आपने देखा होगा, सेम इसी तरह से मैंने उसी पैटर्न से आपके ये ऑब्जेक्टिव लिए हैं। ठीक है, प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो ये हुआ है आपका फ्रांस से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का युग का अभ्युदय किस देश से हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली से। निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग यूरोप की स्थापना की? तो आंसर हो जाएगा मैज़िनी ने। ठीक है, ये यहाँ से बन सकता है कि एक गुप्त गुप्त संगठन यंग यूरोप, है ना, किससे संबंधित है, इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। तो मैज़िनी से, या तो मैज़िनी आ जाए या मैस्सिनी आ जाए या फिर दोनों आ जाए। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है। क्वेश्चन की प्रवृत्ति चाहे कैसे भी हो, आपने प्रश्न समझना है और आंसर देना है, इससे अलग कुछ नहीं आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद से तात्पर्य है? तो उदारवाद का हो जाएगा व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट कोट है ये, और इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी आप वीआईपी में लिख लीजिएगा इसको आप। ठीक है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो ये कथन हो जाएगा मैटरनिक्स का। फ्रांस की क्रांति कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि फ्रांस की क्रांति कब हुई है? तो ये हुई है 1789 में। ठीक है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? या फिर प्रश्न पूछिए, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? देखो, ये 2023 और 24 में प्रश्न पूछा गया है, तो ये है जुसेप्पे मैत्सिनी। निम्नलिखित में से कौन सा 1804, एक मिनट, हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा 1804 ईस्वी को नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? तो वो था जन्म प्राप्त विशेषाधिकार। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो वो किसकी थी? ऑटो वॉन बिस्मार्क की। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो आप सभी जानते हैं, फ्रांस से था। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया है। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो ये 1884 ईस्वी में हुई थी। नेपोलियन की पराजय कब हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में हुई है। ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो ये जर्मनी से थे आपके। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ दी थाउजेंड्स, हजार लोगों का अभियान का नेतृत्व किया? अब देखो, ये क्वेश्चन आपका दो तरह से बन सकता है, एक तो आ जाए एक्सपीडिशन ऑफ दी थाउजेंड्स, या फिर आ जाए हजार लोगों का अभियान, एक ही बात है ना। और या फिर सन पूछ ले कब हुआ था, तो ये आपके आंसर इसका क्या बनेगा? गैरिबाल्डी ने किया था 1860 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से जिसे रूस, ब्रिटेन, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी महाशक्तियों ने से 1815 में पराजय का सामना करना पड़ा? पराजय बोलते हैं हार को। ठीक है, कि वो कौन था जिसे रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी महाशक्तियों से 1815 ईस्वी में हारना पड़ा था? तो वो था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था तो 1804 में हुआ था। अभी हमने पीछे पढ़ा इसी टाइप का क्वेश्चन, फिर इसी देखो, फ्रांस की 1804 की नागरिक संहिता का कहा जाता है। एक मिनट में इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देती हूँ। फ्रांस की 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता को प्राय कहा जाता था, तो नेपोलियन की संहिता कहा जाता था इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंकुशवाद का तात्पर्य। तो निरंकुशवाद का तात्पर्य जो हो जाएगा, ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है। ठीक है, जिस पर सत्ता का किसी का सत्ता का अंकुश नहीं होता है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विनया की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1816 ईस्वी में। उसके बाद है, जिस पे मैसिनी का संबंध था तो इटली के एकीकरण से था। 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो इमैनुअल द्वितीय को किया गया था। उसके बाद है, जॉल वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1834 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन संस्कृति में बॉक्स जिसका का आशय था तो वो किससे था भाई? राष्ट्र से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? तो वो थे आपके विलियम प्रथम। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, 1789 ईस्वी में फ्रांस का किस प्रकार का शासन था? फ्रांस पर किस प्रकार का था? तो असीमित राजतंत्र था। उसके बाद 27 क्वेश्चन है हमारा, 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ था? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा आपका, किस संधि द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो वो थी कुस्तुनतुनिया की संधि। अभी आपकी कुस्तुनतुनिया की संधि हो जाए, फ्रांस की क्रांति हो जाए, इंग्लैंड क्रांति हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपको 110% मिलेंगे। आप मेरी वीडियो सेव कर लीजिएगा, पेपर देने के बाद मेरे वर्ड्स सुन लीजिएगा और उससे प्रश्न देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का क्या योगदान है बताइए, इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। इटली और जर्मनी के एकीकरण के यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के योगदान का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो उसका भी बताती रहूंगी, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा, ठीक है। तो वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, टाइम बहुत कम है और ये आपके लिए इनफ है, ठीक है। तो आप बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति से हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति से हुई थी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 में क्या दिया गया है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, कि ये जो असहयोग आंदोलन हुआ था इसका मुख्य कारण आपका क्या था? तो इसका मुख्य कारण था रोलेक्ट एक्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? रोलेक्ट एक्ट हो जाएगा। उसके बाद में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? तो कब लौटे थे भाई? 1915 ईस्वी में लौटे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, बहुत ही फेमस रहा है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका जो ये जो था आपका, गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया था इसमें? तो इसमें आपके चारों कारण हो जाएंगे, ठीक है। कि इसमें नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, ये भोजन का अभिन्न हिस्सा था, नमक तैयार करने पर सरकार का एक अधिकार था। तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका उपर्युक्त सभी। राइट आंसर इज उपर्युक्त सभी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1885 में, ठीक है। उसके बाद प्रश्न है, सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? ठीक है, सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया है आपका? तो ये हुआ था आपका 1930, इसका आंसर हो जाएगा। राइट, कब हुआ था? 1930। ये क्वेश्चन वीआईपी है, ठीक है। दोबारा से देख लीजिएगा, कौन कौन सा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, करो या मरो, नमक कानून, और एक और अभी आया था पीछे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे, ठीक है। ये सब आप वीआईपी में देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, क्योंकि जब ये चोरा चोरी कांड का जो है आपके सिलेबस में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है ना। तो इसको भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये कब हुआ था? ये आपका 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। उसके बाद आता है आपका 37 नंबर, सविज्ञ अविज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ हुई थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नमक कानून तोड़कर किया गया था, ठीक है। सविज्ञ अविज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी? तो नमक कानून तोड़कर की गई थी। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 1919 में हुआ था। ये जो मैं आपको सीरीज बता रही हूँ ना, ये वाली,
ये भारत के राष्ट्रवाद जो आपका चैप्टर है, इसके ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको अच्छे से रख लीजिएगा आप, प्रश्न इससे बाहर कहीं कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 39 है कि चोरा चोरी की घटना का क्या परिणाम हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक मिनट में, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। जो गांधी जी ने 1920 में चलाया था ना असहयोग आंदोलन, उससे रुष्ट होकर के, चोरा चोरी घटना से रुष्ट होकर के क्या कर लेते हैं गांधी जी, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो इन अब आ जाएगा आपका निम्नलिखित में से आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया है, तो वो आपका खिलाफत आंदोलन है। उसके बाद स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है, वेरी इंपॉर्टेंट, वीआईपी में लगा लो। इस तरह के कथन टाइप क्वेश्चन जरूर आएंगे। ये बाल गंगाधर तिलक का है, बहुत ही फेमस है ये। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था, तो 1920 में किया था। उसके बाद 1932 में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच बीच हुआ था, तो ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी। ठीक है जी, कौन हो जाएंगे, भीमराव राम जी। माफ कीजिएगा डिस्टरबेंस के लिए। साइमन कमीशन भारत कब आया, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कब आया था जी, 1928 में। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो ये महात्मा गांधी जी ने किया था। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये मुझे वेरी इंपॉर्टेंट लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका, इसको भी कर लीजिएगा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। प्रश्न मैंने सारे सिलेक्टेड लिए हैं, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, देखना आप। गुमाश्ता क्या है, तो गुमाश्ता वेतनभोगी कर्मचारी है। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, तो वो चंपारण में किया था। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। उसके बाद आता है 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली थी, तो वो नागपुर अधिवेशन को मिली थी। 51 देखते हैं, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फिक्की की स्थापना कब हुई। फिक्की को वेरी इंपॉर्टेंट में कर लीजिएगा, वीआईपी में लिख लीजिएगा, 1927 हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से सॉरी, आगे देखते हैं। 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था, तो ये था आपका यूरोप। नेक्स्ट प्रश्न है, वे मार्ग जो केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते थे, बल्कि एशिया और उत्तरी अफ्रीका को भी जोड़ते थे, कहलाते थे, वो था आपका रेशम मार्ग। ठीक है, क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश अनुबंधित मजदूर निम्नलिखित में से किन राज्यों से विदेश भेजे जाते थे, तो पूर्वी उत्तर बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार से, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार। सन 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था, तो कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, सन 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, अमेरिका में। वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा इस प्रश्न को भी आप, ये भी मुझे वीआईपी लग रहा है आपका। फिर है आपका रिंडर पेस्ट का संबंध है, तो मैनेसी की बीमारी से था, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिंडर पेस्ट। उसके बाद भारत से विदेशों को जाने वाले अनुभवी श्रमिक गिरमिटिया कहलाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, 1929, वेरी इंपॉर्टेंट, वीआईपी। आर्थिक मंदी से आपका लॉन्ग और लघु प्रश्न अवश्य आएगा, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना इस चैप्टर को। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगी, मैं शाम में आपको रात 10 बजे हम लोग लाइव आएंगे, तो आपके जो भी प्रश्न हैं एसएसटी से संबंधित, जो भी आपके डाउट्स हैं, आप हमसे रात 10 बजे लाइव पूछ सकते हैं। आपकी प्रश्न से परीक्षा संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो रात 10 बजे लाइव आने के लिए तैयार रहिएगा, रेडी रहिएगा, और जो भी आपके डाउट्स हैं आप हमसे लाइव पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 60 देखते हैं, क्या है, ब्रिटेन में कौन कानून समाप्त करने का क्या कारण था। ठीक है, कौन कानून समाप्त करने का क्या कारण था, तो उद्योगपति एवं शहरी लोगों का विरोध।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का विपरीत प्रभाव निम्नलिखित में से किस वर्ग पर हुआ? तो श्रमिक वर्ग पर। नेक्स्ट प्रश्न है, रिंडरपेस्ट नामक बीमारी 1890 में कहाँ फैली थी? तो ये अफ्रीका में फैली थी। कहाँ? अफ्रीका में फैली थी रिंडरपेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1929 ईस्वी की महामंदी की नहीं है? तो आय और व्यापार में काफी गिरावट आई। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? तो अमेरिका पर पड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट, 1914 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? तो आयात पर कर बढ़ाना था। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, महामंदी का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा था? तो वो कृषि क्षेत्र पर पड़ा था। ठीक है, फिर है आपका 68 क्वेश्चन, सन 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? तो कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन। कॉर्न लॉ किस देश का से संबंधित है? तो ये आपका जर्मनी से संबंधित है। उसके बाद आपका 70 क्वेश्चन है, वह शब्द कौन सा है जो आमतौर पर एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो प्राच्य हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 71, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए वे कहलाते थे एजेंट कहलाते थे। क्या कहलाते थे? एजेंट। क्वेश्चन नंबर 73, बंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई थी? तो 1854 में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला प्रश्न भी आपका। देश की पहली जूट मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? तो 1853 में कानपुर में हुई है। वीआईपी, क्योंकि आपका ये यूपी से संबंधित है, यूपी का एग्जाम है तो ये यहाँ से बन सकता है प्रश्न आपका। 75 नंबर देखते हैं, जे ए एन टाटा ने किस वर्ष जमशेदपुर में भारत का प्रथम लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया? तो 1916 में किया था। 76 नंबर है, मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद द्वारा कलकत्ता या कोलकाता में कौन सी पहली मिल स्थापित की गई थी? तो वो जूट मिल थी। 77 देखते हैं, मद्रास चेन्नई में प्रथम कताई व बुनाई मिल कब स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर हम बताते हैं आपको क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1874 में की गई थी। ठीक है, फिर है आपका स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है? तो कताई की प्रक्रिया को तेज करने के लिए किया जाता है। बहुत नजदीक है अपने हम 100 प्रश्नों की ओर, तो बहुत ध्यान से, ठीक है, धैर्य बनाए रखें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, अगला प्रश्न है, जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक थी? तो डायमंड सूत्र थी। प्रश्न नंबर 80, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई थी? तो चीन में हुई थी। चीन में इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक लेकर आया था, तो वो मार्को पोलो लेकर आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 है कि आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? तो योहान गुटेनबर्ग ने किया था। अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का प्रथम मुद्रित संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का प्रथम मुद्रित संस्करण यानी सबसे पहला जो छपा था, ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था संस्करण? तो कलकत्ता से हुआ था। किसके छपे हुए लेखों के कारण धर्म एक मिनट किसके छपे हुए लेखों के कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ था? तो मार्टिन लूथर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, जापान का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो कितागावा उतामारो। ठीक है, कितागावा उतामारो। संवाद कुमोदी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया? तो 1821 में किया गया। फारसी अखबार जामे जहांनामा तथा शमसुल अखबार किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 1882 में। तुलसीदास, ये अभी हमने इसका पढ़ा है कि ये कहाँ से प्रकाशित होता था। ठीक है, अब मैंने इसका दूसरा प्रश्न भी ले लिया है कि कब प्रकाशित हुआ, तो ये 1810 में हुआ था। ज्योतिबा फुले द्वारा जाति प्रथा के अत्याचारों के बारे में पुस्तक लिखी थी? तो गुलामगिरी ने 1871 में लिखी थी। भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था? तो ये था आपका अविंद्रनाथ टैगोर ने।
नेक्स्ट प्रश्न है जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919। ये प्रश्न जलियांवाला बाग का 110% आएगा आपका, चाहे आपका अति लघु में आ जाए, चाहे आपका लॉन्ग में आ जाए, या आपका बहुविकल्प में आ जाए। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से पूरी डिटेल से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से किसने वारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 93 है, जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक? डायमंड सूत्र। 94 है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश से विकसित हुई थी? तो वो चीन से हुई थी। चीन से इटली वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक लेकर आया था, तो मार्को पोलो लेकर आया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक छापेखाने का आविष्कार किसने किया था? तो ये योहान गुटेनबर्ग ने किया था। क्वेश्चन नंबर ये रिपीट हो गया आपका 97 और 98, ये रिपीटेड हो गए हैं, कोई बात नहीं। 100 वाला देख लेते हैं हम। संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया? तो 1821 में किया गया। तो प्यारे साथियों, ये थे आपके वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको 2 से 3 बार वीडियो को देखिएगा, छोटी सी वीडियो है, एकदम पूरी हो जाएगी और आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, कल के एग्जाम के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।